तो स्वागत है आपका रैंडम क्वेश्चन सीरीज के और एक एपिसोड में। और आज के ज़्यादातर क्वेश्चन वेपन रिलेटेड है, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या होता अगर एवेंजर्स एंड गेम में सुपर हीरोज इन्फिनिटी स्टोन्स को नहीं बल्कि इटर्निटी के पास जाते और विश मांगते कि 50% पॉपुलेशन वापस आ जाए, तो क्या ऐसा होता? अब देखो, इटर्निटी एक ऐसा बीइंग है जो मार्वल कॉमिक के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में लिविंग ट्राइब्यूनल के बाद इटर्निटी ही सबसे पावरफुल है। अब इन्फिनिटी स्टोन्स और इटर्निटी ऑलमोस्ट सेम लेवल की पावर होल्ड करते हैं। इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह इटर्निटी भी रियलिटी, स्पेस, टाइम, सोल और माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और अगर एवेंजर्स को ये बात पता होती कि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी तक जा सकते हैं, तो 100% वो लोग इटर्निटी के पास जाते। और इटर्निटी खुद एक यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके पास पहले पहुंचता है उसकी विश पूरी होती ही है। इसलिए अगर एवेंजर्स इटर्निटी के पास जाते तो बिना टाइम ट्रैवल किए ही 50% पॉपुलेशन वापस जिंदा हो जाती। पर बाद में ऐसे कई सारे इवेंट्स होते जो हमें देखने नहीं मिलते, जैसे आयरन मैन आज भी जिंदा होता, लोकी कभी टीवी के हाथों पकड़ा नहीं जाता, ही हू रिमेन जिंदा होता आज भी, कैप्टन अमेरिका कभी पास्ट में जाकर अपनी लाइफ खुशी से नहीं बिता पाता, सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका नहीं बनता, ब्लैक विडो आज भी जिंदा होती, हल्क खुद को प्रोफेसर हल्क नहीं बनाता, और शी हल्क का इवेंट भी हमें देखने नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, सुपर हीरोज को 5 साल वेट नहीं करना पड़ता लोगों को वापस जिंदा करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, क्या आयरन मैन को इटर्नल फ्लेम से वापस लाया जा सकता है? अब इटर्नल फ्लेम थर्डर की मैजिकल फ्लेम है, पर कोई भी एरा गैरा इसका यूज़ करके किसी को भी जिंदा नहीं कर सकता। इटर्नल फ्लेम को सिर्फ कुछ गिने चुने लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्काई फादर्स, डेविल्स, विचेस और सोर्सरर सुप्रीम। अब हेलन इटर्नल फ्लेम का यूज़ करके अपने फॉलोअर्स को फिर से ज़िंदा किया था, पर वो फॉलोअर्स फिर से ज़िंदा नहीं हुए थे। वो डेड आर्मी थी, उनके पास ना के बराबर सोचने समझने की ताकत थी। और क्योंकि हेला गॉडेस ऑफ डेथ है, इसलिए वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया करते थे। पर अगर आयरन मैन के ऊपर इटर्नल फ्लेम लगा दी जाए तो उसकी बॉडी जल जाएगी। आयरन मैन को फिर से जिंदा करने के लिए सोर्सरर सुप्रीम या स्कारलेट विच नहीं तो हेला जैसे बीइंग को अपना मैजिक इटर्नल फ्लेम के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी है कि आयरन मैन फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर डार्क मैजिक से जिंदा करते हैं तो आयरन मैन ज़ॉम्बी बन जाएगा या फिर ऑल डेड, वो पहले जितना स्मार्ट नहीं रहेगा। और अगर टोनी को वाइट मैजिक से जिंदा करते हैं तो हो सकता है कि आयरन मैन पहले की तरह हो जाए, लेकिन अगर गलती से भी एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा यूनिवर्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, इटर्नल फ्लेम से आयरन मैन को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड क्वेश्चन, अगर एंट मैन चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकता है तो एंड गेम में थैनोस की शिप को छोटा क्यों नहीं किया? अब देखो भाई, एंटमैन अपने विल पर चीज़ों को छोटा बड़ा नहीं कर सकता। साइज मैनिपुलेशन करने के लिए उसे रेड वाली चक्री की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने लगभग 1 साल पहले एक आर्टिकल में पढ़ा था कि थैनोस की शिप का साइज़ बड़ा था, इसलिए वो हमें पास दिख रही थी, लेकिन रियलिटी में वो 35,000 फीट ऊपर थी। अब लॉजिकली देखा जाए तो एंटमैन के लिए 2 इंचेस की डिस्क 35,000 फीट ऊपर फेंकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर वो जायंट मैन भी बन जाता है तब भी वो सिर्फ 100 फीट का बनेगा, और कहाँ 100 फीट और कहाँ पर 35,000 फीट। इसलिए सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से तो एंटमैन अपनी पिम्प वाली डिस्क थैनोस के बैटल शिप पर नहीं फेंक सकता था, लेकिन अगर वो किसी की हेल्प लेता तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था। पर अब क्वेश्चन आता है कि एंटमैन मदद मांगता भी तो किससे? वो खुद उड़ नहीं सकता। जितने उड़ने वाले सुपर हीरोज थे वो सब बैटल में बिजी थे, और डॉक्टर स्ट्रेंज पानी के टोर्नेडो बनाने में बिजी था, तो वो पोर्टल कैसे बनाता? और मान लो कि जैसे तैसे करके एंटमैन थैनोस की शिप छोटी कर भी देता, तब भी लड़ाई जीतने के लिए आयरन मैन को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता। इसलिए कैप्टन मार्वल ने शिप को डिस्ट्रॉय किया, वही बेटर था। और अगर कैप्टन मार्वल नहीं आती तो थॉर पहले ही थैनोस के कई सारे ड्रॉप शिप्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड गेम में और एक शिप डिस्ट्रॉय हो जाती। फोर्थ क्वेश्चन, क्या म्यूनर के शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है रियलिटी स्टोन से? अब रियलिटी स्टोन एक ऐसा स्टोन था जो फिजिक्स के लॉ को चेंज करने की एबिलिटी रखता था। अब अगर कोई रियलिटी स्टोन से म्यूनर की रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करे तो हाँ, म्यूनर का शेप और साइज चेंज हो सकता है। म्यूनर भले ही उरू मेटल से बना है, लेकिन उरू मेटल रियलिटी मैनिपुलेशन को रेजिस्ट नहीं करता है। और रही बात ओडिन के स्पेल की, तो ओडिन के मंत्र बस वर्दीनेस के लिए थे। अगर कोई रियलिटी मैनिपुलेशन करता है तो ओडिन के स्पेल्स को भी तोड़ा जा सकता है। और म्यूनर एक गॉडली वेपन है, पर आखिर में ये एक ऐसी चीज़ है जो मैटर से बनी है।
इसलिए रियलिटी स्टोन म्यूनर के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि एक बार कॉमिक्स में थैनोस ने म्यूनर और थोर को कांच का बना दिया था। तो अगर कॉमिक्स के म्यूनर की रियलिटी चेंज हो सकती है तो सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले म्यूनर पर रियलिटी स्टोन काम क्यों नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैनोस को चुटकी बजाने की जरूरत ही क्या थी जबकि 6 इन्फिनिटी स्टोन से बिना स्नैप किए ही पॉपुलेशन को खत्म किया जा सकता है। अब ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाट इफ में हमने देख रखा है कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए स्नैप करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूज़र के माइंड से कंट्रोल होते हैं। यूज़र जैसा चाहेगा वैसा ये स्टोन एक्ट करते हैं, पर गॉन्टलेट से स्नैप करना कोई टेक्निक नहीं थी। थैनोस चाहता तो अपनी मुट्ठी बंद करके भी हाफ पॉपुलेशन को खत्म कर सकता था, पर कॉमिक्स में जो थैनोस के कैरेक्टर क्रिएटर जिम स्टारलिन है वो चाहते थे कि हाफ पॉपुलेशन खत्म होने से पहले कुछ यूनिक जेस्चर हमें देखने मिले, और इसी के चलते उन्होंने स्नैप करने का आइडिया लगाया कि जैसे ही स्नैप होता है आधी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और कॉमिक्स के इसी जेस्चर को मूवीज में कंटिन्यू किया गया। वरना देखा जाए तो थैनोस स्नैप नहीं करता तब भी हाफ पॉपुलेशन खत्म हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क होल्ड पढ़ने के बाद स्ट्रेंज की थर्ड आई खुल गई, लेकिन स्कारलेट विच की थर्ड आई कहाँ पे है? अब देखो, डार्क होल्ड का थर्ड आई से कोई लेना देना नहीं है। डार्क होल्ड पढ़कर अगर थर्ड आई खुलनी होती तो आगाथा हार्कनेस की कब की खुल चुकी होती, लेकिन उसकी भी थर्ड आई नहीं खुली। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट अपीयरेंस से थर्ड आई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, और जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक पढ़ रखी है उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई हमें देखने मिलेगी। पर कन्फ्यूजन तब से शुरू हुई जब से डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को यूज़ किया। पर अगर हम कॉमिक के बेस पर आगे बढ़े तो जब कोई सोर्सरर पावर लेवल में काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच जाता है तब उसे अपने आप थर्ड आई का एक्सेस मिल जाता है। अभी के टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पावरफुल सोर्सरर है, और फ्यूचर में जो उसके एनिमीज होंगे वो हद से ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज की विजडम इतने हाई लेवल पर हो चुकी है कि एल्ड्रिच मैजिक ने ऑर्गेनिक मैनिफेस्टेशन से ऑटोमेटिकली थर्ड आई खोल दी हो, और अगर थर्ड आई डॉक्टर स्ट्रेंज के करप्ट होने पर या फिर डार्क होल्ड की वजह से आती तो स्ट्रेंज अब तक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता उस आग को हटाने के लिए, लेकिन वो थर्ड आई लेकर घूम रहा है, मतलब स्ट्रेंज को कोई खतरा नहीं है। और रही बात स्कारलेट विच की, तो वो एक सोर्सरर सुप्रीम नहीं है। एमसीयू में हमने बहुत सारी विचेस को देख रखा है, लेकिन किसी की भी थर्ड आई हमें देखने नहीं मिली, इसलिए मेरे ओपिनियन से थर्ड आई का डार्क होल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो अगर थॉर सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन ठुकवा दे जैसे कैप्टन अमेरिका ने किया था? अब मेरे ओपिनियन से मार्वल वालों को इस पर एक व्हाट इफ का एपिसोड बनाना चाहिए, पर सुपर सोल्जर सेरम से एक नॉर्मल ह्यूमन अपने पीक पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, जिसका एग्जांपल खुद कैप्टन अमेरिका, बकी और फ्लैग स्मैशर्स की टीम है। पर थॉर ने सेरम ले भी लिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ह्यूमन मेड सेरम गॉड के बॉडी पे काम नहीं करेंगे, और थॉर पहले एक सुपर ह्यूमन है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एक पीक ह्यूमन लेवल से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि थॉर के स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी में कोई फ़र्क देखने मिलेगा, क्योंकि थॉर ऑलरेडी सुपर सोल्जर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन सुपर सोल्जर सेरम के साथ आज के सारे क्वेश्चंस भी यही समाप्त होते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले हफ्ते आपके क्वेश्चंस को कवर करने की। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्टली संडे विद सुपर बैटल में, तब तक गुड बाय।